या सवालों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। देखिए इस प्रैक्टिस का फायदा एक ही है कि हम पेपर में सवालों को कैसे अप्रोच करें, ये सारा मैटर है। देखिए हमको सवाल निकालने आते हैं, इसमें तो किसी भाई को कोई दिक्कत है ही नहीं। लड़ाई ये है कि पेपर में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, मैटर ये करता है और कुछ है ही नहीं। देखिए जी पहला सवाल, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी संख्या तीसरी का संख्या का अनुपात इतना है। देखो ये तीन संख्या, पहली दूसरी तीसरी। मैं सवाल समझा भी रहा हूं ताकि आप बढ़िया से कर पाए। कहता है पहली संख्या तीसरी से 20% कम है। 20% का मतलब 1 पे 5, यानी तीसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या 1 का मतलब 4 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। ये जो रेशियो मेरे पास 7:10 है। देखिए मेरे भाई ये दोनों ही तीसरी संख्या को रिप्रेजेंट करें तो 2 गुना 2 से तो यह 8, यह 7, यह 10। अब कहता है तो पहली और तीसरी संख्या की औसत संख्या से औसत दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। कहता है तो देन फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो पहले और तीसरे नंबर का एवरेज ले लो। तो 10 और 18 का आधा 9, एवरेज में जोड़ के आधा करें, दो नंबर है तो 2 से भाग। कहते हैं जो औसत है वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से 2 ज्यादा है। 7 पे तो 100 तो आंसर आता 28 सही 4/7%। देखिए मेरे बच्चे a number is decreased by 20% to get another number। एक संख्या को 20% घटाया जाता है ताकि एक अन्य संख्या प्राप्त हो सके। फिर उस प्राप्त संख्या को 200% बढ़ाया जाता है ताकि तीसरी संख्या प्राप्त हो जाए। आओ भाई करेक्ट संख्या को 20% घटाया जाता है, ये कोई ओरिजिनल नंबर होगा, इसे 20% घटाया गया तो ओरिजिनल नंबर 5 है तो 20% घटाओगे तो नया नंबर जो बनेगा वो 4 बनेगा। भाई 20% घटाने नहीं पड़े 5 से 4 पे। फिर कहता है जी जो नया नंबर आपको मिला इसको 200% बढ़ाया तो 200% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2 पे यानी ये 1 है तो 2 बढ़ा के कितना किया 3 किया। ये बात भी सही है। यानी इसी में जो हमने नए नंबर में फिर से चेंज करके नया नंबर बनाया 200% बढ़ाया जाता है तीसरी संख्या प्राप्त हो सके। तीसरी संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, तीसरी संख्या यानी ये और मूल संख्या के बीच अंतर दूसरे और तीसरी संख्या के बीच के अंतर से कितने परसेंट अधिक या कम है। तो देखो सिंपल रेशियो सेट करेंगे तो भैया इसे 3 से गुना 4 से गुना कर दोगे तो मामला सेट हो जाएगा। यानी पहला नंबर 5 होगा तो ओरिजिनल 5 था तो दूसरे वाला नंबर 4 होगा तो ये वाला होगा 12। जो समझदार बच्चे वो डायरेक्टली 4 का 200% लेते हैं, 8 जोड़ के 12 कर लेते हैं। अब क्या कहता है सवाल में आते हैं तो कहता है डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। तो तीसरे नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस कितना है 7 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। तो सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना है 8 से कितना कम या ज्यादा, कितना कम या ज्यादा। तो मेरे बच्चों ये 1 कम है किससे 8 से तो 100 पे, तो 100 पे मेरे भाई कितना तो हम कहेंगे 12.5% की कमी है कमी है कमी है। तो मेरे बच्चे हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कहता है यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। कहता है जी सैम है और पीटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम आर 19% लेस देन ऑफ पीटर। यानी पीटर के अगर 100 नंबर है तो इसके 19 कम है मतलब 81। ठीक है देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम। तो कह रहा है कि बताओ कि भैया तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है। तो भैया ये 19 ज्यादा है 81 तो 100 पे कितना। देखो यार एक बात तो तय है कि अगर यहाँ मेरे बच्चे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, अब देखना मेरे बच्चे थोड़ी सी समझदारी से काम खेलोगे तो समझ पाओगे। मैं 19/81 को कैसे दूँ तो मुझे एक बात तो पता है कि ये 9 से भाग जाता है तो मैं इसे 18/81 मन ही मन में तोड़ लूंगा जमा में 1/81। तो मेरे बच्चे 9 दूनी 18 9 में 81 तो यह 2/9 1/9 होता है मेरे बच्चे 11 से 1/9% यानी 11.11%। 2/9 हो जाएगा मेरे बच्चे 22.22% और 1/81 कितना होगा वो अलग से आराम से शांति से सुनना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि 1/100 कितना होगा तो आप कहेंगे सर 1/100 1% होगा। 1/50 कितना होगा सर ये 2% होगा। तो ये 50 और 100 के बीच में यानी आंसर 1 से तो बड़ा ही आना है ये तो क्या है। तो 1 से बड़ी वैल्यू जोड़ूंगा यानी 23.22 से तो हर हाल में बड़ा आएगा। 23.22 से तो हर हाल में बढ़ाएगा। मैं ऑप्शन से चेक करता हूं मेरी खोज कहां तक पहुंची। 23.2 से बड़ा ये तो छोटा ये भी छोटा ये भी बड़ा आपका ये भी बड़ा नहीं मेरा ये बड़ा नहीं क्यों क्योंकि बहुत हुआ इतना बड़ा भी नहीं होने के खजूर हो जाए। समझ में मेरी बात तो मेरा आंसर डी। तो यहां कोशिश करके ये सीखना कि पेपर में चीजों को कैसे मेक करें। अगर आज भी गलत फहमी में है कि सर 18/81 करने में समय लग रहा है तो आप बुरा क्योंकि 81 9 से भाग होता पता चल जाता है 19 से छोटा नंबर 9 से भाग 18 वहां से टूट के चीजें समझ में आती है सीधी सीधी। आपको जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है समझाने का है ना, आपको इतना देर नहीं लगेगी। देखिए मेरे बच्चे तरुण ओनली प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया वाज 10% मोर देन एरिया प्लॉट बाय बशर। कहते हैं तरुण के पास जो एरिया वो बसव के एरिया से 10% ज्यादा 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1 है यानी बसव के पास 10 है तो तरुण के पास 1 ज्यादा 11। हां जी while the area of the plot of land owned by Nakul was 40% more than the area of the plot owned by Tarun। जबकि नकुल के पास जो एरिया है वो तरुण से 40% ज्यादा है। नहीं while the area of the plot of the land owned by Nakul was 40% more than the area of the plot by Tarun। तो 40% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2 के पास यानी तरुण के पास 5 है तो 2 ज्यादा मतलब कितना होगा 7 है। आइए मेरे बच्चे तो इधर मेरे बच्चे 11 से इक्वल करना इधर 5 है तो बराबर हो जाएगा इधर 5 है इधर 11 है। ये आया 55 ये आया 50 और ये आया 70। अब घनिया आगे सकते हैं क्या। अब सवाल में कह रहा है कि कितना एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय नकुल वाज दिस। कहता है 77 यूनिट की वैल्यू 2695। तो बताओ भाई बस द्वारा प्लॉट की मतलब वैल्यू क्या है। तो ये है मेरे बच्चे 50 यूनिट तो 77 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 50 यूनिट की वैल्यू बतानी आपने क्या होगी मेरा सवाल और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे जैसे मैंने इस कैलकुलेशन को देखा तो मेरे दिमाग की खोपड़ी एक तरीके से तो खुली यार यहाँ पे 5 है यहाँ 5 है एक ही 0 है 0 70 से कटना नहीं है। तो यानी ये तो क्या है कि आंसर में आखिर में एक ही 0 आएगी एक ही 0 आएगी यहाँ 2 0 इसलिए काट दिया। दूसरी बात अब क्या किया जाए मेरे बच्चे अब सर हमको ये करना पड़ेगा यहाँ कि देखो यार एक बात है कि 50 होता है 25 गुना 5 2 होता है तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा 25 का मल्टीपल होगा वैसे 125 का मल्टीपल होगा क्योंकि यहाँ पे 5 मौजूद है लेकिन ऑप्शन 25 से भी टूट रहा है। 25 की डिविजिबिलिटी करनी आखिरी 2 डिजिट तो ये 50 भाग हो रहा है हाँ होगी आंसर हो सकता है 40 होता है नहीं होता 80 होता है 25 नहीं। तो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन 3 मेरा यहाँ राइट आंसर समझे कि नहीं। देखिए मेरे बच्चे सवाल है कहता सोनम इज अ कैब ड्राइवर। सोनम जो मेरे कैब ड्राइवर है वो प्लाइज विद इन सिटी जो शहर के अंदर ही टैक्सी चलाती है। मंगलवार को उसने जितने किलोमीटर ड्राइव किया उससे एक दिन पहले ड्राइव किए किलोमीटर की संख्या से 12.5% कम था। सवाल में क्या मंगलवार को जो उसने ड्राइव किया है उससे एक दिन पहले ड्राइव किए किलोमीटर संख्या 12.5% कम है नहीं 1/8 मतलब पहले अगर 8 किलोमीटर चलाता तो 1 कम यानी 7 यानी सोमवार को आपने कहा ठीक है। दूसरी ओर बुधवार को उसने जितने किलोमीटर ड्राइव किए मंगलवार को उसके द्वारा ड्राइव किए किलोमीटर संख्या से 20% अधिक 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी मंगलवार को 5 चले हैं तो बुधवार को 1 फालतू 6 चले। अब यहाँ पे हमें मेरे बच्चे के रेशियो को सेट कर लेना चाहिए तो रेशियो को सेट करेंगे 5 8 40 7 5 35 और मेरे बच्चे 7 46 ये आ गया मेरा बाबू रेशियो। अब सवाल में ये क्या है
ड्राइव किए हुए यदि सोनम बुधवार को कुल 336 किलोमीटर ड्राइव किया था तो उसने सोमवार को कितने किलोमीटर चला था? कह रहा जी 42 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 336 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो क्या सोमवार को कितना चला था? तो मेरे बच्चे 40 यूनिट। देखो यार ये तो तय है कि जो जीरो है ये तो खत्म होने का नहीं 42 से किसी भी हालत में, है ना? जीरो तो रह ही जाएगा। आप कैसे रह जाएगा सर? भाई ना भी रहता तो 5, भाई जीरो का मतलब होता है 5 गुना 2 वाला फैक्टर कट भी जाएगा, 5 वाला फैक्टर तो हमारा रहेगा। आपने कहा अगर 5 वाला फैक्टर मोटा मोटा रहेगा, आप इतनी बात भी समझ रहे हैं, तो 318 और 324 तो मेरा आंसर नहीं। पहले आराम से इस बात को समझो। अब दूसरी लड़ाई हमारी साफ है क्या यार, ये जो है ना ये 21 गुना 2 है। अगर ये 21 गुना 2 भी है ना तो 40 के अंदर मेरे बच्चे 8 मौजूद है, तो 2 से काट भी देंगे तो 4 रह जाएगा, यानी इवन नंबर बचा रह जाएगा, साथ में 5 भी बचा हुआ है, इसका हर हाल में आखिरी में जीरो आना ही आना चाहिए। तो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई सवाल तो देखिए, कहता रवि और रवि इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट विद नो वाइल मार्क ना चॉकलेट को वाइल भानु इनिशियली हैड 80% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट रवि इनिशियली हैड। कहता भाई भानु के पास रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% थी। दो लोग हैं, रवि एक भानु आओ भाई। कहता है जबकि भानु के पास रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% था, 80% की एक्सप्रेशन 4 बटे 5, यानी रवि के पास 5 थी तो भानु के पास थी मेरे भाई 4। इसको परसेंटेज ले लेते हैं 4 को 500, ऐसा क्यों मान लिया क्योंकि 4 परसेंटेज देखिए कैलकुलेट करनी है। कहता है रवि ने अपनी 10% चॉकलेट अपनी बहन को दी थी, तो 500 का 10% 50 चॉकलेट अपनी बहन को दी थी, जबकि भानु को अपने चाचा से अपनी आरंभिक चॉकलेट का 35% चॉकलेट मिली। तो 400 तो थी उसके पास, 400 का 35% निकालो तो बड़ा आसान है, 400 गुना 35 35 होता है 140, 140 चॉकलेट अपने चाचा से मिली। तो इसका मतलब कुल मिला के भानु के पास कितनी चॉकलेट थी? 4 बटे 540, यानी 540 चॉकलेट मेरे भानु के पास थी। लेकिन कहता अंत में भानु के पास बची है 54, तो 540 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, तो साफ है इधर 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटे 10 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू 1 बटे 10 गुना 5, तो इसका मतलब 5 चॉकलेट थी, है ना? तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी? मेरे बच्चे 5 चॉकलेट दी। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। देखिए बाबू सवाल में कह कुल टोपियों में से 1 बटे 10 बर्बाद हो गई। ये नंबर ऑफ टोपियां थी जिसका 1 बटे 10 डैमेज हो गई। इसमें से ऐसे करके एक आदमी था जिसको n का 35% टोपियां मिली, 35% टोपियां मिली, और एक और आदमी होगा n को रहने दो, n की जगह t टोपियों की संख्या क्योंकि n तो नाम रखा है, जिसका 35% इसको दिया जाता, कुल का 1 बटे 8 n को दिया जाता। एक और आदमी था इसे टोटल टोपियों का 1 बटे 8 टोपी दी गई। यदि n के पास मौजूद टोपियां बर्बाद हुई टोपियों से 10 अधिक है, कहता उसका जो टोपियां बची वो जितनी बर्बाद हुई थी उससे 10 ज्यादा है, तो s को कितनी टोपियां दी गई थी? तो कह रहा है s को टोपियां कितनी दी गई थी ये वाली वैल्यू। तो मेरे कहते जितनी भी टोपियां दी गई होंगी उसका 35% 35 का मतलब 5 गुना 7। अब आप जानते हैं परसेंट में बटे 0 आना तो 5 तो कटेगा, 7 नहीं कटेगा, यानी s को जितनी भी टोपियां दी गई होंगी वो हर हाल में 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। और 7 के 7 7 56, ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग नहीं जा रहा, 7 के 7 6 65 नहीं भाग, तो मेरे बच्चे 7 से ऑप्शन एक ही भाग रहा। करना पड़ेगा तो देखो करने क्या है इसमें, तो कहानी घुमानी पड़ेगी बाबू। 35% की फ्रैक्शन होती है 7 बटे 20, है ना? 1 बटे 8 यानी 8 ही हो गया, 10 ही हो गया। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि यहाँ पे आप क्या करो, इनका प्रोडक्ट ले लो, 8 16 यानी टोपियों की संख्या ले लो 1600, पहले डिटेल करना होगा। फिर आप ये देखो क्या 1600 का 1 बटे 10 कितना हो गया? 160, तो 1600 में से 160 का बचा कितना? 1440, तो कह रहा 1440 यानी जो शेष बचा उसका 35%, तो मेरे भाई 1440 का 35%। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है हमें, अच्छा निकालना है यहाँ 35% का 7 बटे 20, तो देखो 0 से 0 के 2 से काटेंगे तो 7 14 2 4 7 14 7 7 49 50 500 4 टोपियां इसको चलेगी। और कह रहा था टोटल का 1 बटे 8 1600 का 1 बटे 8 नहीं 200 टोपियां इससे चलेगी। फिर कह रहा था इसे जो टोपियां गई n को और जो खराब हुई उससे कितनी ज्यादा इसके पास टोपियां 40 है, जबकि एक्चुअल में कह रहा था बर्बाद हुई टोपियों से 10 अधिक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 बटे 40, तो 1 बटे 4 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटे 4 तो 1600 यूनिट की वैल्यू 1600 गुना 1 बटे 4 4 से काटेंगे तो 4 नहीं हमें टोटल चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो 504 का 1 बटे 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 24, मेरे बच्चे मेरा आंसर है 126। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हां जी अब आज मेरे बच्चे टाइप 4 में इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल नहीं, वो जो कंडीशन सेम करने वाले थे। कहते हैं कि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खर्च सामान रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? कीमत 25% घट गई तो खर्च उससे 75 हो गया, हमें करना सही है तो कितने का इंक्रीज 25 का, तो 25 का इंक्रीज 75 पे, 1 का इंक्रीज 3 पे, यानी 33 से 1 बटे 3%, मेरे बच्चे ऑप्शन डी राइट आंसर। कहते हैं नमक की कीमत में 20% की कमी होती है तो खर्च सामान रखने के लिए उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 100 से खर्चा हो गया 80, करना है 100 तो कितने का इंप्रूवमेंट 20 का, तो 20 से 20 20 80, 1 बटे 4 1 बटे 4 का मतलब 25%, तो उसके खर्च में 25% का इंक्रीज में करना होगा। आइए कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, तो मतलब मेरे बच्चे खर्चा 100 से बढ़ा 107, तो कहता खर्चा सामान बनाए रखने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी उपभोग में? तो भैया 7 की कमी 107 पे, अब यहाँ फंसोगे 7 की कमी 107 पे तो 100 पे कितनी, और समस्या ये राजा ये टूटेगा नहीं, यानी करना तो है नहीं, तो क्या किया जाए? तो भैया 700 को 107 से भाग दिया जाए, यानी 700 बटे 107। अब हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना होगा। देखो यार समझो अगर 100 होता तब तो 700 बचा था, 100 से कम यानी 6 पे 6 के नजदीक आंसर होगा, तो ये 6 के नजदीक नहीं है, ये 6 के नजदीक नहीं है, ये 6 के नजदीक है, लेकिन एक बात तो है कि 6 से गुणा भी करूंगा तो 642 आ जाएगा, यानी 642 से बड़ा तो 6 से बड़ा आंसर चाहिए, ये छोटा है, तो मेरे बच्चे क्यों ऑप्शन ए राइट आंसर। कहते हैं पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर खर्च सामान बना है तो कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो देखो पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई तो 100 से 128 हो गया, तो कमी कितनी की होगी? 28 की कमी करनी है, 28 की कमी 128 पे तो 100 पे कितना? देखो भाई 4 7 28 4 की 12 4 2 8 7 बटे 32 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, 700 बटे 32। अब हम ये देखना है कि 7 बटे 32 के नजदीक कैसे सेटिंग बैठाई जाएगी, हमारा आंसर है। अब देखो बच्चे कहानी ये है कि अगर दिमाग उड़ा मन में अगर 7 बटे 35 लिख लूं और 7 बटे 28 लिख लूं तो अगर 28 होता तब तो ये 25 आ जाता, माफ करना भाई 1 बटे 4 आता तो 25% और 35 लेते तो 1 बटे 5 नहीं 20%, यानी मेरा आंसर हर हाल में 28 और 35 के बीच में, तो 25 और 20 के बीच में होना है, तो 25 से बड़ा नहीं होगा 20 से छोटा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो मेरे बच्चे कट है। अब है पी और सी में से छटनी करना। अब खेल को कैसे सेट किया जाए 7 बटे 32? देखिए हर एक का अलग दिमाग होगा, अलग तरीके से चीजें सोचें, हमें कोई आपत्ति नहीं। 7 बटे 32 को मैं 8 बटे 32 माइनस 1 बटे 32 लिखूं, कोई गुना तो नहीं आता है ना, कोई 8 बटे 32 1 बटे 4 1 बटे 4 मतलब मेरे बच्चे 25%। हाँ जी, और 1 बटे 32 को अगर मैं 1 बटे 33 लिख दूं तो कोई बहुत मोटा फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं। 1 बटे 32 1 बटे 33 का जो रहता है वो 3 पॉइंट समथिंग रहता है, तो यानी मैं 25 में से 3 घटाऊंगा यानी 22 से छोटा आंसर चाहिए, तो 22 से छोटा चाहिए, तो 22 से छोटा मेरे चाहिए, यानी नजदीक में 22 से छोटा भी मेरे बच्चे 21.88 मेरा आंसर। देखिए यार कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की प्रति लीटर कीमत में 65% की वृद्धि होती है भाई, 65% की वृद्धि हो रही है, मैंने 100 से कोई चीज 165 हो रही है, अब आपको कमी करनी है वापसी 65 की, तो मेरे जो 65 की कमी करनी है 165 तो 100 अब कैसे सोल्व करें? 5 13 65 5 3 15 5 3 15 13 बटे 33। अब सारा खेल 13 बटे 33, 1 बटे 33 का जो बनना रहता है, अच्छा 1 बटे 30 का था 3.33 1 बटे 33 का तो हो जाएगा लगभग 3, इस वाले सवाल में लगभग 1 बटे 33 होता है वो 3 पे जाके बैठेगा,
यानी लगभग 3 बैठेगा, है ना, लगभग 3 से थोड़ा ही बड़ा बैठेगा। ये बैठता है 3.03 के आसपास, लगभग इतना बैठा है ना। तो ये गड़बड़ था हमारा यहाँ थी। अब मेरे बच्चों ये बात तो समझ रहे हैं कि 1/33 जो रहता है 33 3 99 यानी लगभग 3 के बराबर होता है। अगर इसे बनाओगे तो 33.03 के आसपास बैठेगा। 13 से गुणा करेंगे 13 39.3 39 मतलब 39.3। तो मेरे बच्चे ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर। भैया समझते हैं ना, ये वाली बात समझ रहे हैं ना सब। 1/33 अगर आपसे परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 करेंगे आएगा 100/33 है। अब भाग देंगे इसे। अब इसको जब भाग दोगे ना तो ये 3 मतलब 33 नहीं, 3 सही 1/33 आ जाएगा। लेकिन इसका डेसिमल जो कन्वर्जन करोगे ना तो 3.03 ही आएगा मेरे साथ। तो इस बात को ध्यान में रखना के लिए देखिए मेरे बच्चे, कहता कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण कंपनी में उत्पादन 35% घट जाता है। कहता कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण कंपनी में उत्पादन 35% घट जाता है। 100 से 35 घट के मेरे भाई कितना हो गया 65। अब कह रहे मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए करीब कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? मेरे बच्चे 35 बढ़ाया जाना चाहिए 65 में। तो 100 कितना 5 7 35 5 13 65। अब आप जानते हैं 1/13 होता है कितना? 7 सही होंगे 13%। तो 7 को 7 49 होगा, 7 में 63 करेंगे तो 5 लगभग 49 और 54 के आसपास आंसर आना चाहिए। और 54 से छोटा रहेगा तो 54 से छोटा ही है। आप समझ गए ना भाई, 7 से यहाँ बना तो 7 में 63/13 और 13 5 65 5 पे पता चला जाता है। तो 5 से तो कम यानी 54 से कम रहेगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है यानी कीमत 100 से 181 होगी तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो भाई 81 की कमी करनी होगी इस पे 181 पे तो 100 पे कितना? हाँ जी, तो देखो यार ये डाटा हमें डालना है। अब इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम डिटेल वाले कैसे कि भाई 81/181 आप कहोगे सर डिटेल करना है तो आपसे क्यों पढ़ेंगे? तो देखो कहानी को समझना, मुझे बताना 81/181 का समस्या ये है कि ना तो ये भाग रहा है ना ये भाग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही चेंज करूंगा 81/181 और 80/180 कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि फर्क नहीं आएगा, आंसर में फर्क आएगा। कैलकुलेशन की क्लास लेके कहानी को समझाऊंगा, इससे आंसर की वैल्यू तो डाउन आएगी लेकिन पॉइंट पे बहुत थोड़ी सी वैल्यू डाउन आएगी, ना के बराबर वैल्यू डाउन आएगी। मैंने 81 को 80 लिख लिया, 181 को 180 लिख लिया, बहुत मोटा फर्क नहीं पड़ेगा, विश्वास मानिए। अगर मैं इसे सेटल करूं तो 0 से 0 2 4 और दोनों में 18 या मेरे बच्चे 4/9 1 होता है 11 से 1 तो 4/9 हो जाएगा 44 से 4/9%। ट्रांसफर आएगा 44 से 4/9%। यानी इसका जो आंसर होगा ना वो 44.4444% के थोड़ा सा ज्यादा होगा। आप क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो आती है ना कम हो जाती है इससे, ओरिजिनल से कम होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी होती है। देखिए ये थोड़ा सा एक रेफरेंस है कैलकुलेशन का टाइप है, हम ऊपर और नीचे से सेम चीज घटाते हैं तो क्या रहता है तो उसको बताने समझा रहा हूं। इसका आंसर 44.44% के नजदीक मिलेगा। देखो यार ये नजदीक नहीं है, ये नजदीक नहीं है, 44 के नजदीक नहीं है, ये नजदीक नहीं है, केवल डी ऑप्शन नजदीक है। नहीं तो मेरे आगे डिटेल है वो करना ही। कहते हैं ठेकेदार अपने कर्मचारियों के भुगतान में कोई बदलाव किया उनके लिए 1 सप्ताह का कार्य 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देगा, यानी 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देगा। तो प्रति घंटे की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? प्रति घंटे की दर में कितने परसेंट की वृद्धि है? तो मेरे बच्चे अगर ड्यूरेशन हम घटाएंगे, अगर हम ड्यूरेशन घटाएंगे तो वेजेस उल्टी हो जाती है। तो 48 से 36 कितने की कमी 12 की, तो हमें 12 की इंक्रीज करना पड़ेगा 36 में। तो 1/3 1/3 माने 33 यानी हमें कितने परसेंट का इंक्रीज करना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो दोबारा समझाता हूं, कहना ये चाह रहा है यहाँ पे, कहना कैसा बताता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई पहले एक मजदूर 48 घंटे काम करता था, अब वही मजदूर 36 घंटे काम कर रहा है। इसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो 12 × 48 12 36, यानी पहले अगर वो 4 घंटे काम करता था तो अब वो 3 घंटे काम करेगा। लेकिन कहता है मजदूरी उतनी है जितनी उसकी पहले थी। कहता है कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूसेस द वर्किंग टाइम ऑफ वीक मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 48 आवर्स टू 36 आवर्स फॉर हिज वर्कर विदाउट चेंजिंग द पेमेंट। कहता है उसकी जो सैलरी है वो चेंज नहीं कर रहा है, पेमेंट चेंज नहीं कर रहा है। तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी पेमेंट मान लो जो 4 3 दोनों से भाग जाए तो 12, अगर 4 घंटे में 12 कमा रहा था तो 1 घंटे में 3, 3 घंटे में 12 कमा रहा था तो 1 घंटे में 4, तो इसका पेमेंट 3 से 4 होगी तो कितने का इंप्रूवमेंट? 1 का इंप्रूवमेंट 3 पे तो 100 तो आंसर होगा 33 ये मेरा राइट आंसर है। ये मेरे सवाल है कि प्याज की कीमत 60 से 75 हो गई तो 60 से 75 हुई है तो कीमत कितनी बढ़ गई 15। तो क्या खर्चा उतना ही रखना है तो खपत में क्या करें 15 की कमी करनी पड़ेगी। तो भैया 15 की कमी करनी पड़ेगी 75 पे तो 100 पे कितना? तो जवाब होगा 15 का 15 15 75 5 20%। हाँ जी, कहता है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्चा 40% कम हो जाए? कहता है कीमत में 25% की वृद्धि यानी 100 से 125 हो रहा है। कहता है खपत में कितनी कमी करेंगे चावल पर होने वाला खर्चा 40% घट जाए। तो भैया 100 से 40 घटाना है तो करना कितना है 60। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात है। कहता है प्राइस तो 25% इंक्रीज हुआ लेकिन जो खर्चा है वो 40% घटाना है। तो 125 से 60 पे लाना है मेरे कितने की कमी 65 की, तो 65 की कमी करनी पड़ेगी हमें 125। 13 बचे 1/25 4%, 13 बचे 52%। देखिए यदि चावल की कीमत 24% कम हो जाती है तो आलू 25 रुपए में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। प्रति किलो चावल की घटी हुई दर क्या है यानी नया प्राइस बताना है। तो मेरे बच्चे जब हमें घटी हुई कीमत बतानी है, नहीं कीमत हम सीधा 25 रुपए उसके पास पहले से है। अब कीमत 24% घट गई तो 24% घट गई तो मेरे बच्चे कीमत हो गई कितनी 25 24 600 यानी 600 रुपए उसके पास बच जाने चाहिए, इतनी की बचत होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है इसी बचत की वजह से 10 किलो चीज फालतू खरीद रहा है। इसका 60 किलो रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अब वो नई चीज खरीदा यानी 24% रेट घटा तो इस हिसाब से 600 रुपए उसका बचत हो जानी चाहिए। लेकिन वो बचत नहीं हुई, 10 किलो की जगह ज्यादा खरीद लिया यानी 600 रुपए में 10 किलो खरीद लिया नया रेट से तो एक नया रेट हो गया 60 रुपए पर किलो का। ऑप्शन सी। कहते हैं कि सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो ग्राहक 140 रुपए में 5 और सेब खरीद लेता है। कहता है सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो 100 से हो गया 70 और पैसे कितने ठीक है। कहते हैं 140 रुपए में 5 और सेब खरीद लेता है तो 140 का 30% निकालोगे मेरे भाई ये आएगा 42 यानी 42 रुपए की वजह से वो मेरे भाई 5 सेब और खरीद ले रहा है। तो एक सेब की कीमत है 8.4 तो मेरा सेब की कम कीमत आता है मेरे चांस होगा 8.4 पर किलो। अब इस सवाल को पढ़ते हैं तो कह रहा है 15% की कीमत में कमी आ गई इसलिए 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक पाउडर खरीद सकता है। कहता है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। क्लास में बताया कि ओरिजिनल प्राइस जब पूछे तो ये मेथड मत लगाना, ये मेथड इतना सुंदर नहीं रहेगा।
कि मूल कीमत पूछा। अगर मूल कीमत पूछे तो मेरे पेरेंट्स को ये वाला मेथड अप्लाई मत करिए। फिर क्या करें, तो मेरे बच्चे 1275 को मारो बोली, पहले देखो 15% की फ्रैक्शन 3 बटे 20 यानी खर्चा 20 था तो हो रहा था 17, करना उतना ही है तो 3 की बढ़ोतरी। तो हम कहेंगे कि अगर पहले वो 17 किलो चीज ले रहा था तो उसे 3 किलो फालतू लेनी पड़ेगी खर्चा मेंटेन करने के लिए, लेकिन ले आया 5 किलो फालतू तो 3 यूनिट 5 किलो, 1 यूनिट 5 बटे 3 तो 17 यूनिट 17 गुना 5 बटे 3, यानी एक्चुअल में इतने किलोग्राम उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है। ये मेरे बच्चे उसकी मूल खपत है, ये उसकी मेरे बच्चे मूल खपत है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि भाई 1275 रुपए का खर्चा था और इसमें जो चीज हम परचेज कर रहे थे वो 17 गुना 5 बटे 3 किलो, 3 किलो ब्रेड के ऊपर 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 17 एकम 17, 17 5 85, 15 3 45, यानी ओरिजिनल प्राइस जो था 45 रुपए पर किलोग्राम था। अगर आप इसे उस वाले मेथड से करें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि उसमें करंट प्राइस आ जाएगा, फिर उससे आपको ओरिजिनल प्राइस पे जाना पड़ेगा। मैं उससे भी सवाल को कराता हूं, ध्यान से देखना, हम दोनों ही मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं भाई 15% की कमी होगी कीमत में, तो 1275 का 15% निकाल दो तो 15% आया 3 बटे 20, तो इतने रुपए की बचत उसके पास होगी। इस बचत की वजह से मेरे भाई को 5 किलो चीज फालतू खरीद लिया, तो 1 किलो चीज थी, तो ये आ गया मेरे बच्चे रुपीस पर किलो करंट प्राइस, ये मेरे पेरेंट्स को करंट प्राइस है ना। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए ओरिजिनल प्राइस। अब कह रहा जी तो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 15% कम था, यानी ओरिजिनल प्राइस करंट प्राइस से 15% कम था, यानी 3 बटे 20, यानी करंट प्राइस अगर 20 है तो ओरिजिनल प्राइस नहीं, ओरिजिनल प्राइस अगर 20 था तो करंट प्राइस 3 कम यानी 17। आपने कहा ये बात भी सही है, तो मेरे भाई ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, करंट प्राइस को। तो करंट प्राइस 17 यूनिट, इसको तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 17, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगा 20 से 20 गया, इससे काटा 15 था, 15 3 45। तो आप कर ऐसे भी सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की हमारी स्पीड है कि हम किस तरीके से करना बेटर सोचते हैं। कह रहा जी चावल की कीमत में 20% की कमी से 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त होता है। 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल तो मूल कीमत क्या है, मेथड आपके पास है। मैं हमेशा इसको चूज करूंगा उस वाले मेथड से। 20% की कमी हो गई तो मतलब ये हुआ कि खर्चा 180 हो गया, करना उतना ही है तो मेरे भाई 20 का इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, यानी 1 बटे 4, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन 4 है तो खपत अब 1 बढ़ानी पड़ेगी, जबकि एक्चुअल में बढ़ा है 50 किलो, तो 4 यूनिट हो गया, 4 गुना 50 200 किलो, यानी मूल खपत जो है मेरे 200 किलो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मूल खपत 200 किलो है और 200 किलो हम चीज कितनी ले रहे थे, 450 ना 200 किलो चीज 450 में ले रहे थे, तो सीधी सी बात है भाई रेट कितना है, भाग दोगे तो 20 दूनी 40, 2.25 यानी 2.25 रुपए, तो ये था मेरे बच्चे मूल कीमत। कहता है किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए परिवार ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि करती। पहले खपत क्या थी, देखो जी 25% की कमी हो गई तो यानी 100 से खर्चा हो रहा था 75 का, अब करना बाबू उतना ही, यानी 25 का इंक्रीज करना होगा, यानी 1 बटे 3, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन 3 यूनिट थी तो उसे अपनी खपत में 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी, जबकि एक्चुअल में वृद्धि करना 20 किलो, तो 1 यूनिट 20 किलो है तो 3 यूनिट 3 गुना 20 यानी 60। क्लियर है तक की बात, नहीं पहले खपत कितनी थी, बस ये पूछा है तो 60 किलो थी, ओरिजिनल कंजप्शन 60 किलो थी। देखिए यार सवाल में यहाँ पूछ रहा है कि चीनी की वास्तविक कीमत क्या है। देखो यार अगर डिटेल मेथड से करें तो भी 1200 रुपए कीमत थी, कीमत 12% घट गई, तो इतनी इस कीमत की वजह से 7 किलो अधिक खरीदा, यानी ये हो गया ओरिजिनल प्राइस 1 किलो चीनी का राइट नाउ, है ना करंट। लेकिन कह रहा है ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ओरिजिनल प्राइस निकालना तो बाबू 12% की कमी 12% की फ्रैक्शन 3 बटे 25, मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर 25 था तो अब तो करंट प्राइस जो होगा 3 घटे कितना हो गया 22, तो भैया 22 रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, करंट प्राइस था तो 25 की वैल्यू कितनी, ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। अब आपको कैलकुलेशन में दिमाग दौड़ाना है, क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है। देखो ना तो यूनिट डिजिट लगेगा ना आपका डेसिमल का कोई फंडा इस्तेमाल होगा ना डिजिटल सम, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आंसर है, दिमाग दौड़ाना कैसे। देखो 2 0 से 2 0 गए, 2 6 12 2 11 22, 25 के 150 15 12 180 ऊपर आया 1800 और नीचे आया मेरे बच्चे 11 7 77। या तो मैं डिटेल में भाग दूं या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके देखता हूं। अप्रोक्सीमेशन इसलिए करनी सोच रहा हूं क्योंकि ऑप्शन दूर है। 11 से बात देंगे 11 कम 11 बचा कितना 7, 11 6 66 4, 11 3 33, बचा कितना भाई 33 7 तो 11 6 66 आया, लगभग आंसर आया। 7 से बात देते 7 दूनी 14, बचा कितना जी 2, तो 7 3 21 बचा 2, 7 21 लगभग 23.3 के आसपास, तो 23.3 के आसपास मेरे बच्चे ऑप्शन, यानी 77 को भाग दो 11 और 7 के साथ हमने इसे टैकल कर लिया। चलिए मेरे भाई बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।